Hello students, welcome once again in Sainik School online classes. Today we are studying a new topic work, power and energy. आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि इनके जो फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ये अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम में आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैसे आपके लिए ये बहुत ही बता दूं मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो बड़े ध्यान से और केयरफुली इस टॉपिक को देखना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखना आप खुद कहेंगे कि वाह मजा आ गया पढ़ के। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब देखिए, इन सब को अपन क्या करेंगे कि पहले वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर अपन पहले वर्क कर लेंगे, फिर एनर्जी कर लेंगे और फिर पावर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अपने को ये वर्ड समझ में आ जाता है और इसका फॉर्मूला समझ में आ जाता है, इसका बेसिक कंसेप्ट अगर अपने समझ में आ जाता है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। ये जो एक वर्ड है वर्क, वो इस पूरे चैप्टर को घुमाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये। और वर्क जिसको आता है उसको वर्क आने से पहले उसको एक छोटा सा वर्ड है फोर्स, उसके बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। और एक छोटा सा वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। इन दो वर्ड्स के बारे में अगर आपको पता है तो वर्क भी कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे आपने 9th 8th क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। मैंने पहले कहा था पढ़ाने से पहले कि मेरा सबसे मेन टारगेट ये रहता है कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको क्लियर करना। बेसिक फाउंडेशन को लेकर अपन चलेंगे और ऐसा कोई वर्ड नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको आगे जाकर या इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो अपने ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उसमें जाना और उसमें जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको मार्क करके अपनी नोटबुक में उसकी फोटो खींच के आप वहां से फोटो भी भेज सकते हैं, या फिर आप लिखकर भी भेज सकते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए, लेट अस कंसीडर कि यहां कोई ए पॉइंट है, उस पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है बी। अब यहां से जैसे मान लो इसका एक पाथ तो ये है, ऐसे जाता है पाथ फर्स्ट, एक ये ऐसे जाता है, ऐसे यूं जाएगा घूम घूम के, मैं तेरी गलियों में घूम रहा हूं। और एक रास्ता ये कहता है भैया इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा स्ट्रेट चलेंगे अपन। तो ये बंदा स्ट्रेट जा रहा है, ये इसका सेकंड पाथ है और ये इसका थर्ड पार्ट है। ये पाथ ये मान लो 500 मीटर की डिस्टेंस से कवर करता है, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब अपन बात करें इसकी ए टू बी पहुंचने की, इस इंसान की, कि ये पहुंच गया, ये लो पहुंच गया, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी कि ये पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के 3 रास्ते हैं। एक 500 मीटर दूरी पर है, एक 200 मीटर का है और एक कितना है 5 किलोमीटर का। अब इस 5 किलोमीटर, 500 मीटर और 200 मीटर में डिफरेंस क्या है फिजिकली वर्ड्स के लिए अगर अपन देखें तो अगर 2 वर्ड होते हैं, एक तो डिस्टेंस होता है और एक वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अपन बात करें कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक जो पाथ कवर कर रहे हैं वो क्या होता है, उस ह्यूमन के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी डिस्टेंस होती है। यानी कि अगर ऐसे जाकर आ रहे हो तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 500 मीटर, ठीक है। अगर कहूं नहीं मैं इधर से नहीं जा रहा, इधर से जा रहा हूं, यूं जाऊंगा तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं इधर से भी नहीं जा रहा, इधर से भी नहीं जा रहा, मैं तो इधर से जा रहा हूं,
तो मेरी अगर डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 200 मीटर, ठीक है। लेकिन ये हो गई डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होती है, कवर्ड पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स बाई ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ कवर कर रहा है वो पाथ ही उसके लिए क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। पाथ जिसे हिंदी में पथ कहते हैं, इंग्लिश में पाथ बोल देते हैं, और रास्ता जिसे कहते हैं। अरे मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम जिधर से चल के जितनी लेंथ को कवर करके पहुंच रहे हो वो लेंथ ही तुम्हारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्लियर है बात, छोटी सी है। और इसको जब अपन मेजर करेंगे तो वो किस में मेजर करेंगे, लेंथ है तो मीटर में कवर करेंगे, ठीक है। एक जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाके मैं यूं घूमता हुआ यहां आके खड़ा हो गया, तो यूं जो मैंने ये लेंथ कवर की है, ये जो मेरा पाथ है, ये जो मेरा रास्ता है, वो मेरे लिए क्या होगा, मेरी डिस्टेंस होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात अगर अपन करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की एकदम इजी सी एक लाइन याद रखनी है आपको, मिनिमम डिस्टेंस। क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल क्लियर सी एक लाइन है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब अगर अपन इसी सिचुएशन की बात करें, इस सिचुएशन में देखो, क्या ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है 500 मीटर है क्या, नहीं। क्या ये 5 किलोमीटर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस है, नहीं। क्या ये स्ट्रेट जो लाइन है वो इसकी मिनिमम डिस्टेंस है क्या, बिल्कुल क्लियर। या दूसरे शब्दों में इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। क्लियर है क्या बात, यहां तक आ गई क्या बात समझ में। अरे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 3 डिस्टेंस तुम्हें देगा, एक 500 मीटर, एक 200 मीटर, एक 800 मीटर, ऐसे देगा नहीं। तुम्हें क्या बात करनी है, क्या समझना है, ये समझना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस तुम कवर कर सकते हो वो मिनिमम डिस्टेंस ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर है क्या बात यहां तक। अरे बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अरे तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं क्या है, डिस्टेंस ही तो है। क्लियर है क्या बात। तो इसका भी जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर। क्लियर है। इसको भी किससे मेजर करेंगे, मीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, मुझे तुमसे उम्मीद थी, मुझे पता है तुम्हें ये बातें पहले पता थी, लेकिन इस लॉकडाउन में हाल बेहाल कर रखा है हमारा। हाल ना पूछो, हम सारी साइंस भूल चुके हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तो तुम्हें थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या जीरो हो सकता है, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक साइड डिस्टेंस ले लेते हैं, एक साइड क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में अपन डिफरेंस की अगर चर्चा करते हैं, देखिए डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस अपन ने बताया कि कवर्ड पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिंपल सी अगर अपन एक लाइन याद रखना चाहें तो क्या होगा, कवर्ड पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या तो ये कह सकते हैं अपन, या अपन क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ये शॉर्ट नोट्स की तरह लिखवा रहा हूं मैं, यूं मत करना कि इसमें तो स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये याद रखने का एक जरिया बता रहा हूं तुम्हें। अब अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी इसकी मीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। क्लियर है। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करें तो यूनिट्स के बाद कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में पढ़ा है ना नालायकों, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसी में ये तुम्हारे पॉइंट्स थे, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, ये सब चीजें तुमने 9th क्लास में एक चैप्टर में पढ़ी थी। उसी में स्टार्टिंग में आया था कि फिजिकल क्वांटिटी है 2 पार्ट्स, या क्या थी, स्केलर और वेक्टर। आगे जाकर एक टेंसर और हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, वो अपन 12वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में भी उतना नहीं है वैसे, डरो मत, ठीक है। और इसकी बात करें कि कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में अपन ने एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इतना सा याद रख लो, वो बाद में देखेंगे कि वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए, या चलो लिख लो प्लस वेक्टर रूल्स। इन तीनों चीजों को जो क्वांटिटी करती हो वो तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है क्या। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत हो वो कैसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वे क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। या ऐसा समझो कि ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है, वो जो क्वांटिटीज होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है, तो सर ए से बी जब अपन देखें तो एक डायरेक्शन डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही, कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये शो कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, अगर डायरेक्शन शो कर रहा है तो कौन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी कौन है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो ऐसे भी तो ले जा सकते थे, कभी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर, ठीक है। तो जब यानी कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा कि इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है। अरे मास है साहब, मेरे अंदर 50 kg मास है, 80 kg मास है, तो क्या मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत है कि 20 kg तो नॉर्थ में है, 20 kg ईस्ट में है, ऐसा कुछ तो है नहीं ना। मास है, बस है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जैसे ही हुआ बिल्कुल, यानी कि इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मास है वो भी कैसी क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी। अगर अपन बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, वेक्टर की। वेक्टर के लिए किसकी जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डेफिनेशन है इनकी वेक्टर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, इनकी आप 9th क्लास की बुक उठाना और उसमें पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब अगर उसके बाद अपन देखें इसमें ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मे बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेवर जीरो, नेवर बी जीरो। क्लियर है बात। अब इसकी बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव भी होती है, तो देखो नेगेटिव कभी भी
मैग्नीट्यूड नहीं होता किसी भी क्वांटिटी का, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है। क्लियर है बात? तो छोटी क्लास में अपन क्या लिख सकते हैं, एंड नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी अगर अपन नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ओनली ऑन डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, ये लाइन याद रखना, ठीक है, कि नेगेटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है बात? अरे मैग्नीट्यूड का मतलब तो समझते हो ना, 50 केजी, इसमें ये केजी तो क्या है, इसकी यूनिट है, क्या है, यूनिट है, और ये जो 50 है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वो नंबरिंग वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी भी यूनिट को स्पेसिफाई करती हो कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। और वो वर्ड जो उस यूनिट को स्पेसिफाई, उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता हो कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वो वर्ड क्या कहलाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, आपको पता होना चाहिए था, और नहीं पता है तो अब पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेजर डिफरेंस और सिमिलरिटीज हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। क्लियर है बात? यहां तक वीडियो को पॉज कर लो, आराम से उतार लो डिफरेंस, और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, ये अपना काम यहां तक हो गया। फोर्स तो सबको पता है क्या होता है, एफ यानी कि ma, बल माई लगाती है, कभी बेलन से लगाती है, कभी चिमटा से लगाती है ना, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन बात करें तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है, अभी फिजिकल क्वांटिटी की फोर्स है, उसकी अगर अपन बात करें कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है, बताओ फटाफट अपने मन के अंदर एक आंसर आ जाना चाहिए फटाक से कि ये तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो सर स्केलर क्वांटिटी है, जो भी हो देखा जाएगा। अब देखो, अब इसका आंसर की अगर अपन बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है बात यहां तक? अब अपन बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसको एफ से डिफाइन करते हैं, और एफ पर अगर अपन ने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कभी एम पर, मास पर अभी कभी लगाया है ऐसे, बेवकूफों मत लगा देना, गलत हो जाएगा काम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए क्या करते हैं, मार्क, एरो का मार्क लगाते हैं। ठीक है, अगर अपन वन सेकेंड, हाँ, अब अगर अपन देखें कि जो अपना टॉपिक है वर्क, वो क्या होता है, तो वर्क का अगर सीधे या सिंपली अगर वर्क की डेफिनेशन अगर अपन बात करें, तो वर्क का सबसे पहले अगर इसके फॉर्मूले से बात करें, तो फॉर्मूले से अगर लोग बोलते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी 9th क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक कॉर्नर में बता देता हूं। डॉट प्रोडक्ट तो देखो, गुणा करते हैं ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। तो जो प्रोडक्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब जानते हो, पी के नहीं, पी क्यू, P मीन्स फिजिकल, Q मीन्स क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो टाइप से करते हैं। कैसे, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और एक क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस का मतलब तो ऐसे, और डॉट का मतलब ऐसे। ठीक है, यानी कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी, एक तो ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस 12वीं क्लास में पढ़ोगे, कब कोस थीटा कब साइन थीटा लगता है, इतना से याद रखना। 11वीं क्लास में पढ़ोगे, इतना से याद रखना। डॉट के साथ क्या लगाना है, क्रॉस के साथ। ये क्रॉस क्या साइन है, इनमें से ये साइन है, ये साइन, क्रॉस में ऐसे लगा हुआ हो कहीं, तो इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि खतरा है या रुक जाओ, ये समझते हो। ये कहीं ना कहीं क्या है, साइन है ना, अरे साइन है कि नहीं है किसी ना किसी चीज का। डॉट कहीं टिमकी लगी हुई हो तो सोचते हो कि ये क्या गलती से लग गई होगी भैया। ठीक है, ऐसे समझते हो। अब देखो कि इसीलिए क्या लिखेंगे, तो x इंटू वाई, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा, और जब डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या लगाएंगे, कोस थीटा।
ये वैसे तो 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा, फिर भी अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कोस थीटा कैसे आया, साइन थीटा कैसे आया, तो ये अपन 11वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपने को कितना याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट होगा फिजिकल क्वांटिटीज का, दो तरीके से होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और एक क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो क्या लगाएंगे, साइन, और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगाएंगे, कोस। यानी कि जब डॉट लगा हुआ हो तब तो क्या लगाएंगे, कोस, और ये क्या लगाएंगे, साइन। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो किस किस के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, एक तो फोर्स के बीच में और एक डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क के। किसके इक्वल होगा, वर्क के। अब अगर अपन बात करें कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्लियर है क्या बात? अब अगर अपन फोर्स की वर्क की बात करें तो वर्क कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? फटाक से बताओ अपने दिमाग में आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए कि क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, मुझे पता था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और यही तुम्हारा आंसर आएगा। तो देखो, वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी। मुझे पता था, देखो कि ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर, चिपका दो नहीं। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होगी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी। समझ गए क्या बात? यानी कि जो दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन मिली अपने को, वर्क। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से कौन मिल रहा है अपने को, वर्क। तो वर्क कैसी क्वांटिटी होगी, हमेशा ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए वर्क कौन होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये तो था हाई प्रोफाइल तरीके से समझाना, ठीक है। अब अपने देसी तरीके से समझाते हैं। इतना तो दिमाग में हो गया ना कि W बराबर F डॉट S होता है, ठीक है, क्लियर है? देखिए क्या पढ़ा कि W इक्वल टू F डॉट S, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का अभी बताया था, डॉट के साथ क्या लगता है, कोस, तो FS कोस थीटा। क्लियर है कि बात यहां तक? अब देखो इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर अपन बेसिक से डिफाइन करें तो क्या होता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर है क्या बात? क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स and displacement along the direction of displacement। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका m मास है, ठीक है। अब इस पर अपन इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड से क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, ठीक है, ये S। क्लियर है कि बात यहां तक? अब देखिए डेफिनेशन क्या करे कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क। क्लियर है क्या बात यहां तक? अब ये कह रहा है, ये तो सिंपल सी बात समझ में आ गया, लेकिन मैं ये कहूं कि यूं है और यूं तो लगा रहा हूं फोर्स, यानी कि यूं लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो गया तो भी क्या लिखेंगे, सीधा सीधा Fs लिखेंगे क्या? अरे ना को W बराबर Fs लिख दोगे क्या? ये यहां हो जाएगा गलत, यहां तो सही है क्योंकि जो डायरेक्शन है वो फोर्स की भी इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन। इसने ये एक छोटी सी लाइन लिखी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तब ही जो वर्क आएगा वो क्या होगा, F इंटू S होगा।
लेकिन अब देखो गौर से कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस साइड और फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, दोनों अपोजिट है, थीटा एंगल बीच में बन रहा है। तो क्या इसकी गणित है, क्या इसके बारे में सिस्टम है, वो अब अपन समझेंगे। जो बेसिक सिस्टम है इसका, उसके बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं, देखिए डेफिनेशन ये सिंपल सी है, वो याद रखने की है। क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कोष्टक में लिख देना डायरेक्शन अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये ऐसे कह रहा है कि यहां से फोर्स अगर किसी पार्टिकल पर ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है अपने को, वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क कैलकुलेट करेंगे यानी कि एक बात कहिए कि जो अप्लाइड फोर्स होगा वर्क पर, या वर्क के लिए जो अप्लाइड फोर्स अपन लेंगे, वो क्या होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन की, इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। क्लियर है। यानी कि अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट इस साइड ले लूं, इस साइड जो एफ डेस अगर मैं ले लूं, तो वो कंपोनेंट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या, किसको कैलकुलेट कर देंगे, वर्क को कैलकुलेट कर देंगे क्या। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर। यहां से मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल डाला इस पर, ठीक है। ये क्या बन गया इसका 90 डिग्री। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल, और ये इसका क्या हो गया, बेस। अरे रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बन गया ना एक। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इस एफ डेस को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, क्या अरे कर सकता हूं क्या। देखो ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में अगर अपन ये देखें कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, किसके इक्वल होता है। अरे साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो उस ट्रिग्नोमेट्री में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता। अब इस बेस को अपन ने क्या माना है, एफ डेस, यानी कि एफ जो वर्क आएगा अपना, पहले वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफ डेस, क्योंकि फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ डेस। अगर एफ डेस को मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो वो इनटू कौन, डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो ये होगा कि नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर ये एफ डेस में कैलकुलेट कर लूं तो मेरा जो वर्क है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो बेस कितना है अपना, एफ डेस, तो एफ डेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, एफ है, एफ इक्वल टू कोस थीटा। बोलो तो यहां से जब एफ डेस की बात करें तो क्या आएगा, एफ कोस थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, एफ डेस इक्वल टू कितना आया, एफ कोस थीटा। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दो, डिस्प्लेसमेंट को तो किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। तो एफ कितना है मेरा, एफ कोस थीटा, और इनटू में एस। बोलो क्लियर है क्या। और वर्क तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। बोलो ऐसे भी लिख सकता हूं ना। ये फॉर्मूला है ना जो अभी अपन ने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो इस वेक्टर क्वांटिटीज, तो डॉट को उठाएंगे तो क्या लगाएंगे, कोस थीटा। ऐसे ही तो आया था। अरे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात वही आएगी, डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, एफ एस कोस थीटा। क्लियर है बात यहां तक। अब यहां से एक्चुअल में पूछता क्या है, होता क्या है, सिस्टम क्या है इसका, उससे पहले अपन क्या करते हैं कि जो वर्क है उसकी यूनिट के बारे में देखते हैं कि वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। अब देखो फोर्स की अगर अपने को यूनिट पता हो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पता हो, कोस थीटा की यूनिट पता हो, तो अपन क्या लगा सकते हैं, वर्क की यूनिट लगा सकते हैं। चलो एक समस्या का तो समाधान, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका तो कोई यूनिट होने से गया, ठीक है। वैसे अकेले थीटा का तो होता है, लेकिन वो छोड़ो। कोस थीटा की अगर अपन बात करें, चाहे यहाँ पे कितनी वैल्यू रखो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 560, हाँ 560 भी हो सकता है, 360 की बात फिर से रोटेट हो जाता है वो छोड़ो। तो ये तो क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका तो कोई यूनिट होने से गया। अब जो डिपेंड करता है वो किस पर, फोर्स की यूनिट पर और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पर। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है भैया, न्यूटन, एन फॉर न्यूटन, और एस की जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, अभी अपन ने चर्चा की, क्या होती है, मीटर होती है। तो न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होगी, वर्क की यूनिट।
क्लियर रखिए बात यहां तक। न्यूटन इंटू मीटर किसकी होती है, वर्क की, और इस न्यूटन इंटू मीटर को द रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट जूल के रेस्पेक्ट में न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल, क्या बोलते हैं, जूल। क्लियर है क्या बात, यानी कि जो वर्क की जो यूनिट है या तो आप क्या बोल दो न्यूटन इंटू मीटर बोल दो या फिर क्या बोल दो जूल बोल दो, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर अपन बात करें कि यहां से पूछता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, और न्यूटन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, न्यूटन की केजी इंटू मीटर पर सेकेंड ये होती है, ठीक है। और दूसरी देखना चाहें इंटू मीटर, तो जो इसकी यूनिट है वो क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, सॉरी स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद अगर अपन देखें कि ये क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें से और क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तीन टर्म्स है, चार टर्म्स है इसमें, एक तो वर्क है, एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक कोस थीटा। कोस थीटा यानी कि थीटा ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपन 50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाता है, और अलोंग द एक्सिस है यानी कि थीटा इक्वल टू कितना देर का होगा, 0 डिग्री देर का हो, देन फाइंड द वर्क। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कैसे पूछेगा, if the applied force is 50 newtons and the calculated work is 20 joule then find the displacement of object। यानी कि क्या करेगा, वर्क दे देगा, फोर्स दे देगा और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करवाएगा। थीटा यहाँ पे फिर से इसने 0 देर का हो, ठीक है। जहां अगर थीटा का जिक्र नहीं होना तो वहां पे थीटा इक्वल टू क्या लेना है आपको, 0 डिग्री। क्या लेना है, 0 डिग्री, यानी कि फोर्स की और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो। क्वेश्चंस आप करेंगे, नहीं आता है बुक में से आप मुझे मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सैनिक टीम के द्वारा किया जाएगा। अब अगर उसके बाद अपन देखें कि जो वर्क होता है वो अपन ने अभी चर्चा की कि कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर जब क्वांटिटी है तो भैया ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वर्क में भी वर्क क्या है, 0 भी हो सकता है, यानी कि मे बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है कि बात, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 0 कैसे हो सकता है, वे वर्क पॉजिटिव कैसे हो सकता है और नेगेटिव कैसे हो सकता है। आप अपना दिमाग लगाना। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैसेज बॉक्स में आप सब के सब मुझे ये लिखकर भेजेंगे कि वर्क 0 कब हो सकता है, पॉजिटिव कब हो सकता है और नेगेटिव कब हो सकता है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है बात यहां तक। और बाकी अपन अब अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको फुली कैलकुलेट करके बता दूंगा, एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू भी बताऊंगा और कंसेप्चुअल भी आपको मैं बताऊंगा कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कैसे होता है और 0 कैसे होता है। तब तक के लिए आप इस पर चर्चा कीजिए और मैसेज बॉक्स में मुझे आपका जो आइडिया है कि कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव और कैसे 0 होता है वो आप मुझे भेजेंगे। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम हो मैसेज बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।